अच्छा, अब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हम सही कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसकी जो टाइप्स में आ जाता है, उसमें हम कहते हैं एक होता है कॉन्ट्रैक्ट नाफिज, अक्द नाफिज कहते हैं उसे, ऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट या इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है जिसे आप कहते हैं कि ये नाफिज कॉन्ट्रैक्ट है? नाफिज कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर एलिमेंट्स आर फाउंड, यानी एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, उसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो मीट कर रही होती हैं, उसके जो एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लीगल होते हैं जिसे हम वसफ कहते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता किसी की रेटिफिकेशन पर। जी, मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि जी अगर उसने इजाज़त दी तो मैंने ये चीज़ बेची। अब इजाज़त देना रेटिफिकेशन है कि कोई इजाज़त देगा तो बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे। इसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंडेंट करना। तो इस तरह की डिपेंडेंसी नहीं होती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट नाफिज कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इमीडिएट। मैंने आपको ये चीज़ बेची, उसने कहा मैंने खरीदी, इतने की खरीदी, इतने, और ये सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन पूरी थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त इफेक्टिव होगा और वो नाफिज हो जाएगा। नाफिज का मतलब है इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसी वक्त रिस्क ट्रांसफर हो जाएंगे। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं मौकूफ। मौकूफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जो डिपेंडेंट होता है। असल और नाफिज कॉन्ट्रैक्ट और मौकूफ में डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पर रेटिफिकेशन पे डिपेंडेंट होता है, बाकी तीनों, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पाए जाते हैं, कंडीशंस भी मीट करती हैं, वसफ भी उसका लीगल होता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि भाई वो रेटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर मैंने अगर ये कहा कि अगर आज ये काम हो गया तो फिर मैं अपनी चीज़ बेच दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब होगा कि भाई अगर ये काम हो गया, अब पता नहीं वो काम होता है या नहीं होता। तो ये आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंडेंट कर दिया, तो डिपेंडेंसी आ गई कि वो किसी काम के होने या न होने पर। या रेटिफिकेशन मिसाल के तौर पर ये है कि अगर कोई एजेंट कोई चीज़ बेचने गया हुआ हो और उस वो ये कहे कि भाई मैंने आपको ये चीज़ बेची ऑन द कंडीशन कि भाई इफ द ओनर ऑफ द एसेट अलाउड टू सेल इट, तो इसका मतलब है कि वो रेटिफिकेशन है कि भाई अगर इस चीज़ का मालिक इजाज़त देगा तो मैं आपको बेचूंगा, अगर अदरवाइज मैं आपको नहीं बेचूंगा। तो ये रेटिफिकेशन पे डिपेंडेंट कर रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाता है, the cause due to which the effect of सही कॉन्ट्रैक्ट आर सस्पेंडेड में बी समराइज्ड एज अंडर। मिसाल के तौर पर डिफेक्टिव कैपेसिटी, जिस तरह सभी मुमय्यज हो, डिस्क्रिमिनेटिंग माइनर। अगर डिस्क्रिमिनेशन करने वाला बच्चा जो सभी मुमय्यज है उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उसकी, चूँकि सेल कॉन्ट्रैक्ट करने का वो एलिजिबल नहीं था, तो जो उसका केयर टेकर है उसकी परमिशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर तो उसने परमिट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अगर उसने परमिट ना किया तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये डिफेक्टिव कैपेसिटी है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाएगा, रेटिफाई हो जाएगा, रेटिफिकेशन पे डिपेंडेंट करेगा, तो ये मौकूफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सेम एज लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी, कि जो करने वाला है वो प्रॉपर अथॉरिटी नहीं रखता। सेम एज राइट ऑफ थर्ड पार्टी, आपने कोई ऐसा एसेट बेचा जिसके ऊपर सिर्फ आपके अलावा किसी तीसरी पार्टी का नहीं राइट अटैच था, तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी सस्पेंडेड कॉन्ट्रैक्ट है या मौकूफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, बट इट विल बी मौकूफ।
फिर है सस्पेंशन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी। इसको छोड़ना, ये एक ही चीज है, वो वही वाली बात है, ये उसको एक्सप्लेन किया हुआ है जस्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट की एक टाइप है, दो टाइप में तकसीम करते हैं, लाजिम एंड जायज कॉन्ट्रैक्ट। लाजिम कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स हैं। लाजिम कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह सेल कॉन्ट्रैक्ट है। सेल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के करने के फौरन बाद वो बाइंडिंग हो जाता है और यूनिलेटरली कोई भी पार्टी उसको कैंसिल नहीं कर सकती। सो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट या लाजिम कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कोई एक पार्टी, सिर्फ एक पार्टी अपनी मर्जी पर उसे कैंसिल ना कर सके, बल्कि दूसरी पार्टी की रजामंदी भी चाहिए हो, तो हम कहते हैं कि ये अक्द लाजिम है या लाजिम कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरा है जायज या गैर लाजिम कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो जायज तो होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यूनिलेटरली कैंसिल भी हो जाते हैं, यानी कोई एक फरीक भी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। जिस तरह के अब गारंटी देना, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, वकील बनाना। अब वकील अगर कहे दूसरे असील को, प्रिंसिपल को, कि आई एम नो मोर योर एजेंट, तो वो वकाला खत्म हो जाएगा। तो इसमें दोनों पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी नहीं होता, हम उनको कहते हैं ये जायज या गैर लाजिम कॉन्ट्रैक्ट है। ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स में से आता है। अब देखें ये फासिद कॉन्ट्रैक्ट, जो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका, ये फासिद कॉन्ट्रैक्ट है। Irregular contract is that whose elements are offer and acceptance and all the essential conditions are complete, but an external attribute attached to the contract has been prohibited by the lawgiver। उसके जो वसफ है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ जाता है, वसफ को कहते हैं एक्सटर्नल एट्रीब्यूट, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, तो प्रॉब्लम क्या आता है कि वो कोई ऐसी चीज आ जाती है जो लॉ गिवर ने शरिया के अंदर जो जायज नहीं होती। So the contract is legal as regard to asal, but it is not proper as the wasf is prohibited। तो वसफ में प्रॉब्लम आने की वजह से हो जाता है। अब वसफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। डिफेक्टिव कंसेंट है कि रजामंदी जो ली गई उसके अंदर प्रॉपर ख्याल नहीं रखा गया, मजबूर करके ली गई। वांट ऑफ नॉलेज लीडिंग टू दी, क्योंकि उसके अंदर गरर है, बूझो तो जाने वाली कैफियत है, आपने क्लियर नहीं किया कि भी क्या चीज है, तो ये वाली चीजें। उसके अंदर रिबा पाया जाए, तो ये वाली चीजें अगर ऐसी कंडीशंस जो मिसाल के तौर पर आपको इस शर्त पर चीज बेचूंगा कि आप आगे नहीं बेचेंगे, अब ये ऐसी कंडीशन है जो लगाना भी जायज नहीं, क्योंकि आदमी इसीलिए तो खरीद रहा होता है कि उसकी मर्जी, जो चीज उसकी होगी वो उसकी मर्जी है, वो क्या करे। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा दे कि जो उसकी मर्जी के ऊपर, जो उसकी मिल्कियत के ऊपर इस तरह की कंडीशन लगाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इर्रेगुलर बना देगी। इनवैलिड नहीं करेगी लेकिन इर्रेगुलर बना देगी। इर्रेगुलर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट, मैंने जैसे आपसे पहले बात कही, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट तो हो जाता है बट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना वाजिब होता है। लेकिन अगर वो इर्रेगुलरिटी आप खत्म कर दो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वैलिड बन जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखें कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इर्रेगुलर है तो देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या इर्रेगुलरिटी है। जिस वजह से कोई इर्रेगुलरिटी होगी तो फिर आप उस इर्रेगुलरिटी को अगर रिमूव कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट खुद बहुत वैलिड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सूदी कर्जा जिसके ऊपर सूद की शर्त रखी गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब शरीयत कहती है कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया लेकिन इसको कैंसिल करना वाजिब है। अब देखा जाएगा कि भी क्या, किस वजह से ये इर्रेगुलर है। हमने देखा तो पता चला इसमें सूद है, तो भाई आप सूद की शर्त ही खत्म कर दो, आप कहो भी कोई सूद नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट खुद बहुत ठीक हो जाएगा। तो फिर कैंसिल करना वाजिब ही नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर ली। अब आ जाता है कि इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट का हुक्म क्या होगा, इसका हुक्म क्या होगा। इसके हुक्म की दो सूरतें हैं। एक है कि भी इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह के भाई आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया
और उस कॉन्ट्रैक्ट की वसफ में प्रॉब्लम था, असल ठीक थी, अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। उसकी दो पोजीशन है, या तो है कि भी आपने पहले पोजीशन से पहले पहले चीज अभी हवाले नहीं की, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं चलाया जाएगा बल्कि उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा और बात आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ये बिफोर पोजीशन होगा। जिस तरह के यहाँ पे कहते हैं कि भी सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिवोक्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ either party, thus the ownership in the property is not transferred and no rights and obligations have arisen. The seller cannot demand the price nor can the buyer force the seller to deliver the goods. चूंकि सिरे से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, ना तो सेलर प्राइस का मुतालबा कर सकेगा और ना ही बायर कहेगा कि मुझे चीज डिलीवर करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इरेगुलर है और इरेगुलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना वाजिब होता है। तो इसी वजह से इसके अंदर कोई राइट्स भी नहीं बनेंगे। तो यह है बिफोर पोजीशन। आफ्टर पोजीशन यानी कब्जा हो गया, चीज भी डिलीवर कर दी गई है, सेलर ने प्राइस भी वसूल कर ली है, तो क्या किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कैंसिल किया जाए? तो उसकी सिचुएशन, इफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड टू इम्प्लीमेंट इट अगेन और इम्प्लीमेंट हो गया, डिसाइड इफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड टू इम्प्लीमेंट the delivery of the goods by the seller to the buyer and delivery of the price to him by the buyer, then this contract is strengthened somewhat as compared to the position before delivery. पहले की सिचुएशन से ये एक अब जरा मजीद स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बन गई है, क्योंकि यहाँ पर एक तो इरेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है और चीज भी डिलीवर कर दी गई है और कीमत भी वसूल कर दी गई है। The result of is that the right to revocation, which rested with either party without the consent of the other, now will rest with the party who had the benefit of the condition. This is so in case like sale for an undetermined period or with the condition of extending credit to the seller. मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैं आपको इस शर्त पर चीज बेची कि आप मुझे इतना कर्जा देंगे। ये जो शर्त लगाई थी कि कर्जा देंगे, ये शर्त अब लगानी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपने ये शर्त भी लगा दी और कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया और चीज भी बिक गई, तो आप कहते हैं कि अब क्या किया जाए? So as regard case like riba where the price is in form of wine, the right of revocation still rests with the both parties. When the buyer takes possession of the property with the consent of the seller, then he can use it as the ownership passes to him by the possession. In such case, his obligation is to pay the value or the market price of the goods. अगर तो उसने कोई ऐसी चीज की कीमत, ऐसी चीज में कीमत, मिसाल के तौर पर ये शराब की बोतल ले लो और मुझे अपनी घड़ी दे दो, अब कीमत ऐसी चीज लगाई है जो शराब की बोतल है, जो इस्लाम में जायज नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अब उसको कीमत देनी पड़ेगी, शराब की बोतल नहीं चलेगी, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट इरेगुलर है, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट फासिद कहलाएगा। तो उसके जिम्मे अब कीमत होगी और मार्केट में उस कीमत का पता चलवाया जाएगा। अब जरा ये आपको मजीद थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा, डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड इरेगुलर कॉन्ट्रैक्ट। Ownership in a valid contract is transferred from the seller to the purchaser by mere offer and acceptance. ये बात ज़हन में रख लें कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ओनरशिप है वो सेलर से बायर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है जस्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद। Whereas in irregular contract it is transferred to him by the possession taken with the consent of the seller. जबकि irregular contract के अंदर उस वक्त तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती जब तक चीज डिलीवर ना कर दी जाए, और अगर डिलीवर से पहले था जिस तरह के बिफोर पोजेशन स्टेज है तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। इन इरेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, इरेगुलर सेल, द वैल्यू ऑफ थिंग, इट्स मार्केट प्राइस इज admissible, whereas in a valid contract agreed price is paid. So in an irregular hiring contract the lessor is entitled equitable and proper rent and not to the specified rent. Similarly, in an irregular partnership, each partner gets the profit in proportion of his capital, not according to the agreement. तो irregular contract के अंदर जो मार्केट प्राइस होती है
वो एडमिसिबल होती है। एडमिसिबल का मतलब यह है कि वेयर इज इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड प्राइसेस पेड, कि भी जो आपस में आप देखेंगे कि मार्केट प्राइस है हम वही रखेंगे, जबकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कीमत आपस में तय अभी कितने की पूरी आप बात करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड इररेगुलर कॉन्ट्रैक्ट। रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की जब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करना, हाँ भी कॉन्ट्रैक्ट इररेगुलर कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करना वाजिब है, अदरवाइज ये सिंपल रहेगा अगर जारी रहा। अब जो है सम फॉर्म्स ऑफ इररेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको कहा जाता है कि ये इररेगुलर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उनमें नंबर एक है बे मजहूल, यानी सेल ऑफ अननोन थिंग्स, आप जानते नहीं क्या चीज आप बेच रहे हैं। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, आई सेल यू माई कमोडिटी ऑन द कंडीशन यू सेल योर कमोडिटी टू मी, ये कॉन्टिंजेंसी है, डिपेंडेंसी है दो कॉन्ट्रैक्ट्स के दरमियान, ये जायज नहीं है। सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव फ्रॉम फ्यूचर डेट, भाई मैं आपको चीज बेचता हूं 10 दिन बाद इसकी इफेक्टिवनेस होगी, नहीं भाई सेल उसी वक्त होती है, ये नहीं होता कि इफेक्टिव 4 दिन बाद होगी। बै अल गायब, आप एक ऐसी चीज बेचें जो आपके पास इस वक्त मौजूद नहीं है, गायब है, वो कहीं और रखी हुई है, तो कहते हैं कि इट इज ए सेल व्हाट इज नॉट विजिबल एट द मीटिंग ऑफ द पार्टीज, उस वक्त मौजूद नहीं है, ये भी इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है। सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद अनलॉफुल कंसीडरेशन, आपने चीज की कीमत ही ऐसी रखी जो नाजायज है, मिसाल के तौर पर शराब की बोतल को कीमत के तौर पर देना जायज नहीं है। टू सेल्स इन वन सेल, अगेन वही वाली बात, मैं आपको देता हूं इस शर्त पर कि आप मुझे अपनी चीज बेचें, ये कंडीशन लगाना भी जायज नहीं है। बातिल कॉन्ट्रैक्ट मैं आप लोगों को पहले डिस्कस कराया हूं कि जो बातिल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर उसकी असल में भी प्रॉब्लम होता है और उसकी फर्म में भी प्रॉब्लम होता है। और हनफीज कहते हैं कि सिर्फ वो बातिल होगा जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम हो, लेकिन सब्जेक्ट मैटर अगर अनलॉफुल हो, शराब की बोतल को बेचा है, तो हनफीज के नजदीक ये इर्रेगुलर होगा, मगर ज्यूरिस्ट बाकी ज्यूरिस्ट के नजदीक ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ही बातिल होगा। ये वही चीजें अगेन जो चीजें सारी की सारी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि भी हनफीज और जो दूसरे ज्यूरिस्ट हैं उनके नजदीक क्या है। तो इसको मैं फिर अच्छा आप लोग के